और एक क्या होगी, ये ओरिफिस क्या है, ये ओपनिंग होगी ना, जो अभी दिखाता हूं मैं वैसे आपको। तो एक कप होगा, इसमें एक वाल्व होगी और एक ओरिफिस बना होगा, ये भी बताऊंगा होता क्या। एक वाटर बाथ होगा, अ वाटर बाथ माउंटेड ऑन लेग हैविंग सुटेबल स्लीव्स फॉर द कप, एक स्टिरर एंड अ रिसीवर। अब देखो होता क्या है, अब दिखाता हूं आपको मैं, एक्चुअल में दिखा देता हूं कैसा दिखेगा ये। ये मॉडर्न वाला दिखा रहा है अभी पिक्चर में, उसको सर्च करते हैं हम। इमेज तो इसकी क्लियर आ नहीं है अभी। ये तो थोड़े मॉडर्न वाले दिखा रहे हैं। ये देखिए, दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, राइट साइड में देखिए। ये राइट साइड में दिखाया हुआ आपको, ये है आपका विस्कोसिटी टेस्ट फाइंड आउट करने के लिए विस्कोमीटर। अब इसमें होता क्या है, इसमें भी आपको उस पिक्चर में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें क्या होता है, देखो हम जो एक्चुअल में जो टेस्ट करते हैं वो बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, जो आपका बिटुमन है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, उसको थोड़ा हीट करेंगे। हीट करने के बाद वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको बिटुमन नहीं है सॉरी, यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, कटबैक या फिर टार। तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे, इस बीकर में या इस कप में हम इसको डाल लेंगे। फिर क्या करेंगे हम इसको, देखो ये ओरिफिस क्या है, ओपनिंग है। ये कोई भी आपका, सपोज करो ये कप है आपका, और कप के नीचे से यहाँ से क्या ओपनिंग है, ठीक है। मतलब यहाँ से वो जो विस्को अपना कटबैक है वो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से बाहर आएगा। तो हमने क्या करना होता है, और नीचे क्या होगा, एक रिसीवर होगा जिसमें वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा जो इसमें इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो करेंगे कैसे, इसको पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द सैंपल मटेरियल, जो हमें टेस्ट करना है, जिसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, द सैंपल मटेरियल या तो टार होगा या फिर क्या होगा, कटबैक होगा, इज हीटेड, सबसे पहले उसको थोड़ा हीट करेंगे एट अ टेम्परेचर हायर देन द स्पेसिफाइड टेस्ट टेम्परेचर। जो भी इस टेस्ट करने के लिए जो स्पेसिफाइड टेम्परेचर है, लगभग उतना या उससे थोड़ा ज्यादा हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा हीट करेंगे। एंड इट अलाउड टू कूल, और उसको थोड़ा ठंडा करेंगे विद कॉन्टिन्यूअस स्टीयरिंग ऑफ द मटेरियल, उसको स्टीर करते हुए, इस तरह से हिलाते हुए। व्हेन इट रीच जस्ट स्लाइटली अबव द टेस्ट टेम्परेचर, जब वो बिल्कुल टेस्ट टेम्परेचर के आसपास आ जाए, इट इज पोर्ड इनटू द टेस्ट कप, फिर हम क्या करेंगे, उसको इस टेस्ट कप में डाल देंगे। एंड wall rod is placed in the orifice to prevent the material from falling down। अब ये होता क्या, देखो इसमें एक, इसमें क्या होती है, हमारे पास एक रोड होती है। अब उस रोड का काम क्या है वो देख लो पहले। अभी मैंने बताया कि ये इस तरह का एक कप शेप होता है, और नीचे से इसमें क्या होती है, ये बनाया हुआ है यहाँ पर, और नीचे से क्या होती है, इसमें ओपनिंग होती है। अब इस ओपनिंग में जब हम इसमें बिटुमन डालेंगे या कटबैक डालेंगे या ये टार डालेंगे, तो अगर ये ओपनिंग हमने बंद नहीं की तो क्या हो जाएगा, हेलो। तभी। हाँ जी सर। अरे ये 109, 109 जीवन कौन है, इसको पूछना जरा। बताओ भाई, 109 कौन है ये, जीवन कौन है ये, जीवन, जीवन 109। जीवन जीवन कौन है, ये सारी रिकॉर्ड क्लास में नहीं है हमारे। सारी क्लास चेक करे, कौन है 109 जीवन। अपने रिकॉर्ड में नहीं है सर ये।
ये नहीं है अपने पास, कौन है ये लड़का? सर उसकी माइग्रेशन हो गई दूसरी साइड। हाँ साइड हो गई थी माइग्रेशन। सर तो फिर ये यहाँ क्या, यहाँ कैसे क्लास ले रहा है, ये कैसे कर रहा है अटेंड? शुभम है उसका नाम तो सर 109। ये कौन आ 109 गया तो फिर नंबर ही नहीं 109? है हमारे पास है। चलो इसको रिमूव कर देते हैं हम। चला गया तो है पूछ कहीं लो पे। कौन है ये एक बार। चला चला गया, चला गया। खुद ही चला गया है। पता नहीं सर फिर वो, चला पता गया। नहीं तो। चलो हाँ, तो कहाँ थे हम? अगर हम इसमें अब टार डालेंगे या अपना कटबैक डालेंगे, तो अगर ये ओपनिंग बंद नहीं होगी तो क्या होगा, ये तभी के तभी क्या हो जाएगा, इसको ये बाहर आ जाएगी यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, एक हमारे पास रोड होती है, रोड होगी लगभग इस टाइप की, इस तरह से रोड होती है, और नीचे से उसमें इस तरह से वाल होती है, जो इसको क्या कर देगी, हम इसको क्या करेंगे अब यहाँ पर प्लेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये ओपनिंग इस टाइम पर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन का ये मतलब था। आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम? एंड वाल्व रोड, जो भी मैंने बताया, इज प्लेस्ड इन द ओरिफिस, जो ओपनिंग थी उसको बोलते हैं ओरिफिस, उसमें उसको रख देंगे, प्लेस कर देंगे। क्यों रखा? टू प्रिवेंट द मटेरियल, मटेरियल मतलब जो कटबैक हम यूज कर रहे हैं, टू प्रिवेंट द मटेरियल फ्रॉम फॉलिंग डाउन, जो हमने उसमें मटेरियल डाला है, जो कटबैक डाला है, उसको फॉल डाउन होने से बचाने के लिए। एज सुन एज द मटेरियल रीचेज एट द टेस्ट टेम्परेचर, जैसे ही वो टेस्ट टेम्परेचर पहुंचेगा, वाल इज ओपन, हम क्या कर देंगे, वाल को ओपन कर देंगे। अब जो हमने यहाँ पर ये लगाया था, ये जो यहाँ पर हमने वाल लगाई थी, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। जब हटाएंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पर ये मटेरियल है नीचे आना स्टार्ट करेगा। वाल इज ओपन बाय लिफ्टिंग द रोड, उस रोड को उठा देंगे और वाल हमारी ओपन हो जाएगी। एंड स्टॉप वॉच इज स्टार्टेड, और हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे। A graduated receiver is placed under the orifice to collect the sample। अब इसके नीचे देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, ये आपने यहाँ पर क्या रख दिया, एक जार रख दिया, वही बता रहा है कि एक ग्रेजुएटेड रिसीवर, रिसीवर मतलब जो उसको रिसीव करेगा, जिसमें वो ऊपर वाला मटेरियल आके डलेगा। तो ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड मतलब उस पर यहाँ पर क्या लगी होंगी, इस तरह से रीडिंग बनी होंगी। तो ग्रेजुएटेड रिसीवर इज प्लेस्ड अंडर द ओरिफिस टू कलेक्ट द सैंपल। ये आवाज किसकी आ रही है भाई? ठीक है, अब हमने क्या किया, टाइमर भी स्टार्ट कर दिया, वाल भी हटा दी। अब क्या होगा, वो जो ऊपर मटेरियल था वो उस ओपनिंग में से, उस ओरिफिस में से, ओरिफिस का साइज कितना है, 10 mm। अब पता लगाओ 10 mm क्या था, जो ओपनिंग है उसका साइज। तो उसमें से वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो नीचे आ रहा है। ठीक है, द टाइम इन सेकेंड, अब वो कब तक आने देना है, द टाइम इन सेकेंड फॉर 50 ml ऑफ द टेस्ट सैंपल टू फ्लो थ्रू द ओरिफिस इज डिफाइंड एज द विस्कोसिटी ऑफ अ गिवन टेस्ट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ से जो हमारा कटबैक था, जो टार था, ये यहाँ से डाउन, फॉल डाउन होना स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या करना है, जो हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट की थी, हमें ये देखना है कि कितनी सेकंड में, कितने टाइम में 50 ml, कितना 50 ml, कितने टाइम में 50 ml वो मटेरियल, या तो टार होगा या कटबैक होगा, कि 50 ml जो कटबैक है वो कितने टाइम में इस रिसीवर ने रिसीव किया। मतलब 50 ml जो मटेरियल है, जो कटबैक है या टार है, वो कितनी देर में वो वहां से 10 mm की ओपनिंग से पास हुआ। इससे क्या पता लगा हमें, जितना वो पतला होगा उतना वो जल्दी नीचे आ जाएगा, जितना वो गाढ़ा होगा उतना वो कम नीचे आएगा। तो इससे हमें क्या पता लग जाता है कि उसकी विस्कोसिटी कैसी है। समझ आया? बताइए। यस सर। बताओ। हाँ जी, समझ आया? यस सर। तो इस समय ये पता चला, जो हमारा कटबैक था या जो टार था, उसकी विस्कोसिटी कम है या ज्यादा है, या कितनी है। ठीक है, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा, मतलब उतनी फ्लूइडिटी कम। फ्लूइडिटी मतलब कम, फ्लूइडिटी कम मतलब वो कम बहेगा, मतलब वो ज्यादा टाइम लेगा 50 ml नीचे रिसीव होने में।
हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। यस ठीक सर। है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने अब ये देख लिया कि कितने टाइम में 50 ml जो हमारा मटेरियल था वो नीचे रिसीव हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। हाँ, thus longer the time taken, जितना ज्यादा टाइम लेगा, the higher is the viscosity of the material, उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम लेगा उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी। और हम विस्कोसिटी को क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे कि ये इसकी विस्कोसिटी है। आगे पढ़ लेते हैं इसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है इस टेस्ट की। वैसे हमें पता लग ही गया कि क्यों करते हैं हम इसे। विस्कोसिटी मेजरमेंट्स आर एसेंशियल एज ए मीन ऑफ सेलेक्टिंग प्रॉपर बिटुमन फॉर स्पेसिफिक यूजेस। फिर आवाज आ रही है किसी की, धीमे धीमे, वेट। सर ये 1 मिनट, ये इसको क्लास को एड्रेस करना है। हाँ जी हाँ जी। ये 109 का फोन नंबर है किसी के पास भाई, जो चला गया माइग्रेट होके? सारी क्लास में किसी के पास बताओ नंबर है भाई। इसका? हेलो, तो सुन रहे हो? अरे नहीं बताओ। सर, है नहीं, है नहीं सर। किसी के पास भी होगा मुझे नंबर व्हाट्सएप करना है इसका, ठीक है? अगर ठीक है किसी सर। के पास है तो सर को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर। सुनो जीवन का, ठीक है, ओके। हाँ, तो viscosity measurements are essential as a mean of selecting proper bitumen for specific uses। viscosity हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जैसा हमें यूज है उस विस्कोसिटी का हम बिटुमन यूज कर पाएंगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर हम क्या करेंगे, हाई विस्कोसिटी का यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर कम है कहीं पर तो वहां पर हम लो विस्कोसिटी का यूज करना चाहिए हमें। इफ द बिटुमन यूज्ड फॉर रोड सरफेस इज ऑफ लो विस्कोसिटी, अगर वो लो विस्कोसिटी का है, द रिजल्ट में बी लॉस ऑफ स्लिपिंग अंडर ट्रैफिक एंड इफ द विस्कोसिटी इज टू हाई ब्लीडिंग में अक्कर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर विस्कोसिटी आपकी कैसी होगी, लो होगी, तो वहां पर चिपिंग एक्शन होगा। अगर विस्कोसिटी आपकी ज्यादा होगी तो वहां पर ब्लीडिंग एक्शन हो सकता है। द लो विस्कोसिटी बिटुमन आर इजी इन हैंडलिंग, अगर उसकी विस्कोसिटी कम है तो हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। मिक्सिंग एंड स्प्रेइंग इजीली कर सकते हैं। हेंस द नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द बिटुमन टू बी यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन आर यूजफुल। इसीलिए जो रोड कंस्ट्रक्शन में बिटुमन यूज हो रहा है या कटबैक या टार यूज हो रहा है, उसकी विस्कोसिटी की नॉलेज यूजफुल है, एसेंशियल है रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट था विस्कोसिटी टेस्ट। यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा 5th चैप्टर है रोड पेमेंट का। 5th चैप्टर हमारा रोड पेमेंट का, और सिर्फ 5th चैप्टर है जो वो थोड़ा लेंथी चैप्टर है। उसके बाद आपके बिल्कुल छोटे छोटे से चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल इजी इजी चैप्टर। यहाँ तक एक टाइप से अगर आप देख के चलो ना, ये सारा का सारा बेसिक ही चल रहा है आपका, शुरू से लेके अभी तक, और सारा बेसिक ही आएगा, होता है डिप्लोमा लेवल में। तो हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बारे में। दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ा हमने, उसकी जियोमेट्रिक फीचर्स के बारे में। तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा सर्वे के बारे में। 4th चैप्टर में हमने पढ़ा मटेरियल्स के बारे में और उनके टेस्ट के बारे में। और अब 5th चैप्टर हमारा रोड पेवमेंट। रोड पेवमेंट्स, कितने टाइप की पेमेंट्स है, कौन सी लेयर होती है, किस लेयर में क्या मटेरियल यूज होता है, कौन सी लेयर कैसे बनाई जाती है, क्या उनका पर्पस होता है। तो वो सारा का सारा हम कहाँ पर पढ़ेंगे अब 5th चैप्टर में। मतलब हम पढ़ेंगे अब रोड की स्ट्रक्चर के बारे में, क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। रोड पेमेंट कितने टाइप की होती है, ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज होता है, कितनी लेयर होती है, किस लेयर का क्या काम है, वो सब हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर में। तो बताओ शुरू करें, कितना टाइम रहता है अभी? 25 मिनट हुए हैं, 15 मिनट पड़े हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा 5th चैप्टर है रोड पेमेंट्स। रोड पेमेंट पहले भी बता चुका हूं मैं, हमारे पास 2 टाइप की रोड पेमेंट होती है। कौन सी? एक होती है रिजिड और एक होती है फ्लेक्सिबल। रिजिड कौन सी? जो आपकी सीमेंट कंक्रीट से बनेगी। और फ्लेक्सिबल कौन सी?
जो आपकी बिटुमन बाइंडर से बनेगी। अब बिटुमन जो आपका बिटुमन हो सकता है, एस्फाल्ट हो सकता है, टार हो सकता है, कटबैक हो सकता है, इमल्सन हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी से जो आपकी पेमेंट बनेगी, जो रोड बनेगी, वो कैसी होगी? फ्लेक्सिबल होगी। दोनों की एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रोड पेमेंट। बताया हुआ है पहले भी, फिर भी हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या होता है रोड पेमेंट? ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। बताया मैंने कि जो आपकी रोड होती है वो कई लेयर से मिलकर बनती है। जो आपकी रोड बनेगी ना, वो कई लेयर से मिलकर बनेगी। उन लेयर्स का भी अपना अपना अलग काम है, उनमें अलग अलग मटेरियल यूज होता है, अलग अलग थिकनेस होती है। ठीक है, तो यही बता रहा है कि जो आपकी रोड पेमेंट है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, उसमें अलग अलग क्या होंगी? लेयर होंगी। रोड पेमेंट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय द सब ग्रेड सोइल। सपोर्ट कौन कर रहा है उनको? सब ग्रेड सोइल। बताया हुआ है जो सबसे नीचे की लेयर होती है, सब ग्रेड होती है, जो सोइल की बनी होती है, वो उनको क्या करती है? सपोर्ट करती है। किनको? ऊपर वाली लेयर्स को। तो ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सपोर्ट कौन करता है इनको? सब ग्रेडेड सोइल टू फॉर्म द कैरिज वे ऑफ द रोड। क्या करेंगे? ये कैरिज वे बनाएंगे। कैरिज वे क्या होता है? वो पोर्शन जहां पर आपके व्हीकल मूव करते हैं, इज कॉल्ड अ रोड पेमेंट। ठीक है, तो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर जिनको सब ग्रेड सपोर्ट करे, उनके मिलने से आपकी कैरिज वे बने, उसको हम बोलते हैं रोड पेमेंट। अब ये जो लेयर है ये आपकी डिपेंड करती है कि आप कौन सी टाइप की रोड बना रहे हो। आप सीसी रोड बना रहे हो या फ्लेक्सिबल बना रहे हो। तो सीसी रोड के लिए नंबर ऑफ लेयर्स अलग होंगी और फ्लेक्सिबल के लिए अलग होंगी। आगे देखिए क्या कह रहा है। द बेसिक फंक्शन ऑफ रोड पेमेंट। क्या फंक्शन है इसका? इज टू सर डिस्ट्रीब्यूट कैरेज द वे एक्सप्लेन। यार सर फर्स्ट कैरेज चैप्टर वे दिया था। एक्सप्लेन करना। ठीक है, सुन लो। हाँ, तो ये आपकी टोटल, ये देखिए यहां से यहां तक, मतलब जो आपकी फॉर्मेशन विड्थ होती है, फॉर्मेशन विड्थ, उसमें दो चीजें होती हैं। एक होती है आपके शोल्डर। क्या होता है? एक शोल्डर होता है दोनों साइड में, और बीच का पोर्शन जहां पर व्हीकल चलेंगे, जो व्हीकल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम कैरिज वे। क्या बोलते हैं? कैरिज वे। टोटल मिला के ये हो जाती है आपकी फॉर्मेशन विड्थ। ठीक है, तो ये जो पोर्शन था जिसको व्हीकल यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, उसको बोलते हैं हम कैरिज वे। उस साइड का ये पोर्शन कहलाता है आपका शोल्डर। ये क्यों बनाया जाता है? इमरजेंसी के लिए कह सकते हो आप, जो कैरिज वे है उसको सपोर्ट देने के लिए कह सकते हो आप, पार्किंग के लिए कह सकते हो आप, इमरजेंसी में पार्क करनी पड़ जाए। ठीक है, तो ये टोटल आपका फॉर्मेशन विड्थ होगा। अगर उसमें से 2 इंटू शोल्डर घटा दें, मतलब शोल्डर को 2 बार घटा दें, तो ये बीच वाला पोर्शन बच जाएगा, मतलब कैरिज वे बच जाएगा। और इसकी विड्थ भी अलग अलग है, वो भी मैंने आपको सब पहले बताया हुआ है। सर जो सड़क के पास में जो कच्चा रास्ता होता है उसको भी कैरेज ओ साइड वे बोल सकते हैं, शोल्डर। तो मैं ये बताओ, पहले फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर लगाया था ना? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा था आपने मेरे से? ना सर। बताओ फिर। अब आप सेकंड लेक्चर पे जा रहे हो, सेकंड चैप्टर पे जा रहे हो। अब ये करवाऊं या वो करवाऊं? पहले सिलेबस पीछे चला हुआ है। चलो सर फिर भी वैसे देता बता हूँ। दो कि शोल्डर बोल हाँ, बोल सकते हैं या नहीं। क्या बोल रहे हो आप? जो कच्ची सड़क होती है, जैसे सड़क के साइड में होता है ना जो कच्चा रास्ता, हाँ, उसको शोल्डर बोल सकते हैं या नहीं। देखो पहली बात ये देखो आप, जो आपका सरफेस है, जो आपकी रोड है, वो डिपेंड करता है किस टाइप की रोड है आपकी। विलेज रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, मेजर हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट रोड है, या फिर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है। तो वहां पर क्या होगा? देखो, ये आपकी पेमेंट होगी जहां पर व्हीकल चलेंगे, मतलब कैरिज वे। उसके हाँ जी। बाद अकॉर्डिंग टू आईआरसी आपका जो शोल्डर होता है 2.5 मीटर का होता है। कम से कम इतना होना चाहिए, 2.5 मीटर, और इधर भी 2.5 मीटर। लेकिन कई बार क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि आपको ये प्रॉपर विड्थ मिल पाए। ठीक है, अगर आपका यस। रूरल एरिया है जहां पर खेत वगैरह है, वहां पर तो ये टोटल विड्थ आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ हाँ जगह जी ऐसी सर। होंगी, जैसे सिटी होंगी, बिजी सिटी होती है, मेट्रो सिटी होती है, तो वहां पर हाँ जी। प्रॉपर विड्थ नहीं मिल पाती। तो ये शोल्डर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, या फिर इसकी विड्थ कम भी हो सकती है। अब दूसरी बात जो आपने पूछा, अगर कैरिज वे के इधर, ये कैरिज वे आपका
और इससे इधर आपका ये कच्चा है हाँ जी। ना? हाँ, हाँ जी। तो वहां पर भी आप देखना क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक व्हाइट लाइन लगी होगी इस तरह से। व्हाइट लाइन के हाँ जी इधर सर। ये जो है ये शोल्डर है आपका, ये शोल्डर है। हाँ जी सर। कहने ठीक का है तो सर। आपका ये भी शोल्डर का काम करता है, जो इस साइड वाला हाँ ये जी। कच्चा पोर्शन है, ये भी हाँ शोल्डर का जी। काम करता है। ठीक है, तो हाँ जी। कैरिज वे के बाहर वाला फॉर्मेशन विड्थ पर कैरिज वे को छोड़कर जो भी बच रहा है वो आपका शोल्डर कह सकते हो आप उसको। ठीक ओके है, सर। टोटल ठीक है सर। फॉर्मेशन विड्थ माइनस कैरिज वे, जो भी बचा वो आपका क्या कह सकते हो उसको, शोल्डर। ओके सर। ये बाकी ये टोटल आपकी फॉर्मेशन विड्थ होती है। ठीक है सर। ठीक है, फीलिंग ठीक है। फीलिंग में ये होगी, और कटिंग में इस तरह से होती है, कटिंग में इस तरह से होगी। तो यहाँ पर आपका ये कैरिज वे होगा, उस साइड का ये बच जाएगा आपका शोल्डर। चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। हाँ, तो द बेसिक फंक्शन ऑफ रोड पेमेंट इज टू डिस्ट्रीब्यूट द, हमने ये क्यों बनाया भाई, इसको लेयर में क्यों बनाया, एक ही लेयर क्यों नहीं बना दी? क्यों? एक बात समझ लो, जितनी ज्यादा इसकी थिकनेस होगी, ये जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा जो आपका लोड है, ये व्हीकल आएंगे, व्हीकल होगा यहाँ पर, उसके टायर होंगे, उस टायर का क्या होगा, वेट होगा, मतलब जो व्हीकल का वेट होगा वो क्या होगा, जितना ज्यादा इसकी थिकनेस होगी उतना ज्यादा वेट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से वेट आपका क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब सपोज करके देखो, सिंपल सा एग्जांपल लो, अगर ये जो आपका व्हीकल है इसका वेट है लगभग 1000 kg, सपोज करना है सिर्फ, तो 1000 kg अगर सिर्फ इसमें ये लेयर होती, इतने एक ही लेयर बनाते हम, तो वो जो 1000 kg था वो कितनी थिकनेस में या कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सिर्फ इतने में। अगर वहां पर ये 4 लेयर बनाई हमने, तो वो जो 1000 kg था आपका, वो कहां तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब इतने एरिया में। अब ये तो एक ही साइड दिख रही है इसकी, इतने में। ठीक है, ये चीज पहले वो इतने में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब वो इतने में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा आपका जो लोड है वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उससे क्या होगा, फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि वो लोड था जो वो बिल्कुल सारी, मतलब बहुत सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, वो सेटल कर जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगी वहां पर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है। अब ये देखिए आपका, सपोज करिए ये आपका पॉइंट लोड है, ये जैसे टायर है ना, ये टायर है, जो ये इसकी जो इसका पॉइंट है इसका, तो ये अगर सपोज करो ये क्या आपका, ये एक लेयर हमने बनाई, अब ये जो पिन है ये इसमें क्या हो जाएगी, इस तरह से पेनिट्रेट कर जाएगी, इसके आर पार निकल गई। ठीक है, लेकिन अगर मैंने क्या किया, इसकी थिकनेस बढ़ा दी, जो पेमेंट है उसकी थिकनेस बढ़ा दी, अब क्या करेंगे, लोड वही लग रहा है, व्हीकल वही है, तो क्या यह पेनिट्रेट कर पा रहा है, नहीं पेनिट्रेट कर पा रहा, क्योंकि ये जो लोड है उसकी टोटल थिकनेस में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, मतलब वही लोड ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसका फेलियर नहीं होगा, उसकी सेटलमेंट नहीं होगी। तो पहला एक तो रीजन ये है। ठीक है, और क्या दूसरा रीजन क्या है, कि ये जो लेयर है उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और वो क्या करती है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो द बेसिक फंक्शन ऑफ रोड पेमेंट इज टू डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्टिंग ऑन द रोड सरफेस थ्रू आउट अ वाइडर एरिया बिलो द सोयल सबग्रेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ व्हील लोड स्ट्रेसेस। वही चीज जो अभी मैंने आपको एग्जांपल देके भी बताया, कि व्हील लोड को क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जितने ज्यादा एरिया पर लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना कम फेलियर होगा, उतना कम सेटलमेंट होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पर्पस ऑफ रोड पेमेंट, हम रोड पेमेंट बना क्यों रहे हैं भाई, सबको पता है वैसे तो, ये क्यों बनाते हैं सड़कें, फिर भी पढ़ लेते हैं। टू कैरी हैवी व्हील लोड ऑफ अ वेहिकुलर ट्रैफिक एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम ओवर अ लार्जर एरिया बिलो द सबग्रेड सोइल। पहली बात तो जो हैवी व्हीकल होंगे, अब मान के चलो कच्ची सड़क है, उस पर हैवी व्हीकल जा रहा है, तो जो सोइल है वहां की वो क्या हो जाएगी, कहीं से सेटल हो जाएगी, आपका टायर फंस गया व्हीकल का। लेकिन जब आपने उसको कॉम्पैक्ट करके अलग अलग लेयर बना के जब आपने एक सरफेस बना दी, मतलब वो कॉम्पैक्टेड सरफेस बना दी आपने, तो उस पर जो व्हीकल चलेगा
तो वो सेफली चल पाएगा, स्मूथली चल पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पेमेंट्स बनाते हैं। तो पहला तो क्या कह रहा है, वो हैवी जो व्हीकल होगा उसके लोड को इवनली लार्जर एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दूसरा, टू प्रिवेंट द सबग्रेड सोइल फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वेदरिंग एजेंसी। दूसरा ये कि अगर सिर्फ आपकी सोइल थी, जो सबसे नीचे जमीन का पोर्शन है, जो अगर उस पर वेदरिंग एजेंसी एक्शन करेंगी, मतलब वहां पर बारिश आ रही है, वहां पर अपना स्नो गिर रही है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, धूप ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, जो आपकी मिट्टी है जो सब ग्रेड है वो उसका क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। बारिश आएगी तो उसमें क्या हो गया, उसका वो गिल्ली होगी, उसका गारा टाइप बन गया, वो टायर के साथ लग लग के उसमें गड्ढे पड़ गए, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें क्रैक आ गए, उसका पाउडर फॉर्म बन गई, हवा ही तो जो आपकी सोयल पाउडर फॉर्म में बन गई थी उसका क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है ड्यू टू विंड। तो वो जो हमारी सबग्रेड सोयल है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है, उसको बचाती है कौन सी, हमारी ऊपर की लेयर्स। तो क्या करते हैं, रोड पेमेंट बनाने का दूसरा फायदा क्या है कि जो हमारी सबग्रेड सोइल है उसको हम बचा लेते हैं, किससे, एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेदरिंग एजेंसीज। थर्ड, टू प्रोवाइड अ स्मूथ राइडिंग सरफेस। और लास्ट तो आपको पता ही है, इन सबसे हमें क्या मिला, एक स्मूथ राइडिंग सरफेस मिल गई, कंफर्टेबल मिल गया पैसेंजर को, वियर एंड टियर कम हो गया किसका, हमारा व्हीकल का। आगे पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड रोड पेमेंट। ठीक है, हम रोड पेमेंट तो बनाएंगे, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए। नंबर वन, इट शुड हैव सफिशिएंट थिकनेस। उसकी थिकनेस सफिशिएंट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए अभी थिकनेस सफिशिएंट, क्योंकि हमें क्या करना है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितनी ज्यादा थिकनेस उतना ज्यादा लोड होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूट। इट शुड हैव सफिशिएंट थिकनेस टू डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड स्ट्रेस टू अ सेफर वैल्यू ऑन द सबग्रेड सोइल। तो उसकी थिकनेस है वो इतनी तो होनी चाहिए कि जो हमारा व्हील लोड आएगा उसको हम क्या कर पाए, सेफली सबग्रेड सोइल पर डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। अगर थिकनेस कम होगी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर आप एक पेज में पेन से उस पर थोड़ा सा फोर्स डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। लेकिन आप पूरी कॉपी ले लीजिए, फिर आप उस पर पेनिट्रेट करिए तो वो नहीं होगा। उससे क्या हो गया, उसकी थिकनेस बढ़ गई और वो जो लोड हमने जो लगाया था वो ज्यादा एरिया में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसका फेलियर नहीं होगा इसलिए। तो उसकी सफिशिएंट थिकनेस होनी चाहिए। इट शुड बी स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेसेस इम्पोज्ड अपॉन इट। वो इतना मजबूत तो हो कि जो उस पर स्ट्रेसेस आ रही हैं ड्यू टू लोड, उनको वो क्या कर पाए, सेफली उसको विदस्टैंड कर ले, उसको झेल ले, ठीक है। क्योंकि उस पर अलग अलग टाइप के ट्रैफिक चलेगी, अलग अलग लोड की ट्रैफिक चलेगी, तो उन सभी के लोड को वो क्या कर ले, सेफली विदस्टैंड कर पाए। It should have adequate coefficient of friction to prevent skidding of the vehicle। जो हमारा अपना पेमेंट है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, चिकनी बोल दें, क्या बोलेंगे उसको तो मतलब जो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कुछ एडुकेट क्वांटिटी में या ऐसी रेंज में होना चाहिए कि वहां पर स्कीडिंग ना हो, हमारे व्हीकल फिसले ना, इस तरह से स्कीड ना करें, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका एडुकेट होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। इट शुड है, और ज्यादा रफ भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, वियर एंड टियर ज्यादा होगा टायर वगैरह का, ठीक है। तो स्मूथ होना चाहिए, लेकिन इतना भी स्मूथ ना हो कि वहां पर स्कीडिंग ही होती रहे वहां पर व्हीकल्स की। इट शुड हैव स्मूथ सरफेस टू प्रिवेंट कंफर्ट टू द रोड यूजर। स्मूथ सरफेस होनी चाहिए वहां पर। इट शुड प्रोड्यूस लीस्ट नॉइज फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स। ऐसी सरफेस हो कि वो कम नॉइज प्रोड्यूस करे। आपने देखा होगा जब व्हीकल चलते हैं तो टायर आवाज करते हैं, तो ऐसी सरफेस हो कि वो कम आवाज करे, नॉइज कम करे। इट शुड प्रोवाइड डस्ट प्रूफ सरफेस। आपने स्मूथ सरफेस तो बना दी, लेकिन उस पर डस्ट फिर भी उड़ रही है। स्मूथ तो हम सोइल से, मिट्टी से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, डस्ट उड़ती रहेगी। तो ऐसी सरफेस बनानी है कि डस्ट ना उड़े। इट शुड प्रोवाइड डस्ट प्रूफ सरफेस सो दैट ट्रैफिक सेफ्टी इज नॉट इम्पेयर्ड बाय रिड्यूस विजिबिलिटी। उससे क्या होगा, जितनी डस्ट ज्यादा उड़ेगी उतनी विजिबिलिटी में वो इफेक्ट करेगी, जितनी ज्यादा धूल आगे होगी उतना उसको कम दिखाई देगा। इट शुड प्रोवाइड अ इम्परवियस सरफेस सो दैट सबग्रेड सोइल इज वेल प्रोटेक्टेड। इम्परवियस आपको पता ही है, जिसमें वाटर पेनिट्रेट ना करे, ऐसी सरफेस जिसमें वाटर पेनिट्रेट ना करे। तो हमारी रोड सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि उसमें वाटर क्या ना करे, पेनिट्रेट ना करे। हमारी रोड सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि वो इम्परवियस हो।
वाटर पेनिट्रेट करेगा तो क्या होगा, मैंने पहले बताया था, जो हमारा बिटुमन होता है वो एंटी होता है किसका, वाटर का। उसमें अगर वाटर एंटर करेगा तो उसकी जो लॉकिंग है, जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, उसको ब्रेक कर देगा। जो बाइंड हो रखे हैं एग्रीगेट, उनको वो ब्रेक कर देगा। दूसरी चीज, वो वाटर अगर पर्कुलेट हो के अगर सब ग्रेड तक चला गया, जो सोइल वाइल लेयर है वहां तक चला गया, उसमें पानी इकट्ठा हो गया, तो क्या हो जाएगा, वहां पर सोइल में आपकी स्वेलिंग आ जाएगी, फूल जाएगी वो। और जब वो पानी रिलीज होगा, इवेपोरेट होगा या सूख जाएगा, तो वो श्रिंक हो जाएगी। तो स्वेलिंग और श्रिंकेज से क्या हो जाएगा, आपकी रोड का क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो इसीलिए जो टॉप सरफेस है वो आपकी इम्परवियस होनी चाहिए, और इसीलिए हम यूज करते हैं बिटुमन। वो बाइंडर का भी काम करता है और एक इम्परवियस मटेरियल का भी काम करता है। इट शुड नॉट डेवलप कोरुगेशंस, ये आपके डिफेक्ट्स होते हैं रोड में, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। कोरुगेशंस क्या होते हैं, रट्स क्या होते हैं, अपहिल्स क्या होते हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इतना ही समझ लो कि कोरुगेशन क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है। तो ऐसी रोड हमारी ना हो कि उसमें इस तरह के क्या आ जाए, डिफेक्ट आ जाए। आगे, इट शुड नॉट कॉज ग्लेयर इन द सन, ऐसी भी आपकी रोड सरफेस ना हो कि सूरज की रोशनी लग रही है और वो चमक रही है, तो उससे क्या होगा, विजिबिलिटी इफेक्ट होगी, ठीक है। इट शुड प्रोवाइड गुड विजिबिलिटी एट नाइट, रोड सरफेस ऐसी हो कि रात को वो क्या करे, विजिबिलिटी उसकी अच्छी हो। ऐसा तो नहीं है वो चमकेगी आपकी रोड सरफेस, लेकिन अगर वो स्मूथ होगी, उसके जो ज्योमेट्रिकल फीचर्स हैं वो प्रॉपर बने होंगे, तो कुछ हद तक वो विजिबिलिटी में सहायक हो सकते हैं। इट शुड प्रोवाइड अ सेफ एंड कंफर्टेबल राइडिंग सरफेस अंडर ऑल वेदरिंग कंडीशन। इट शुड प्रोवाइड अ सेफ एंड कंफर्टेबल राइडिंग सरफेस अंडर ऑल वेदरिंग कंडीशन। तो आपकी रोड सरफेस ऐसी हो कि कोई भी वेदर कंडीशन हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, लेकिन आपकी जो सरफेस है, जो आपकी रोड है, वो आपकी एज इट इज रहनी चाहिए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो आपको एक कंफर्टेबल राइडिंग सरफेस मिलनी चाहिए, ऐसी आपकी सरफेस हो। इट शुड हैव लॉन्ग लाइफ एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट, आपकी रोड सरफेस ऐसी हो कि वो क्या करे, उसकी लॉन्ग लाइफ और ड्यूरेबल हो और मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी कम हो, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ टाइम अभी हो गया, लेकिन लेक्चर एंड नहीं हुआ अभी तक, 43 मिनट हो गए हैं। हाँ जी, तो आगे हम टाइप ऑफ रोड पेमेंट कल से स्टार्ट करेंगे, जब भी आपका लेक्चर होगा। बताया हुआ वैसे फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड होती है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो याद जो बताइए, ये इतना समझ आया कि नहीं आया? आगे सर। ठीक है, ठीक है। तो लेक्चर आपका जब भी होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, तो हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर हैं।